नमस्कार दोस्तों, सत्य सारथी में आप सभी का स्वागत है। आइए आज बात करते हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी देश के बारे में। एक ऐसा देश जिसके बारे में पूरी दुनिया को बहुत कम जानकारी है, या ये कह सकते हैं सबसे कम जानकारी है। दुनिया के बाकी किसी भी देश के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहें तो आज इतने सारे संसाधन हैं, गूगल पे है, जीपीटी, चैट जीपीटी है, बहुत सारे वो माध्यम है जिससे आप एक क्लिक में जान जाएंगे पूरी कि उस दुनिया में क्या है, कैसे लोग रहते हैं, क्या हिसाब किताब है वहाँ पे किसका शासन है, लोगों का जीवन स्तर कैसा है। लेकिन वहीं उत्तर कोरिया के बारे में अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई जानकारी नहीं है। उत्तर कोरिया के बारे में जानने के सिर्फ दो ही स्रोत हैं। एक तो जो लोग वहाँ से भाग के आए हैं वो कुछ बताते हैं, या फिर जो वहाँ किसी माध्यम से गया हो वहाँ के परमिशन से ही, तो वो भी बहुत ज़्यादा उसको जानकारी नहीं है, बहुत हल्की फुल्की। यानी अगर परमिशन से गया है तो जो जितना वो बताएंगे दिखाएंगे उतना ही वो देख सकते हैं, जान सकते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं जान सकते हैं। तो जो भी खबरें आई हैं वो उन्हीं के थ्रू आई हैं जो लोग किसी भी तरह से वहाँ से भाग के आए हैं। तो आज हम उसी देश के बारे में बात करेंगे, जो भी जानकारियाँ अवेलेबल हैं उस देश की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किम जोंग उन जो है वो तानाशाह है। तो जो देश ही तानाशाही के अंडर में हो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर और उस पर सनकी है। तो तानाशाह है, ऊपर से सनकी है, हर कोई उसके बारे में जानता है। तो उसके नेचर को ही देख के लग जाता है कि वहाँ के लोगों का जीवन कैसा होगा, और डिटेल में हम बात करेंगे आगे कि वहाँ का जीवन कैसा होगा। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत में जाना पड़ेगा, शुरू से समझना पड़ेगा इस कहानी को कि ये कहाँ से कैसे शुरू हुई। तो ये कहानी की शुरुआत हुई किम जोंग उन के दादाजी से। दादाजी का नाम किम इल सुंग था। उनका जन्म 15 अप्रैल 1912 में कोरिया में हुआ था। उस समय कोरिया अविभाजित था और जापान के कंट्रोल में था। किम इल सुंग जब बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि उनके देश पे जापान का कब्जा है। तो ये बात उनको बहुत खटकती थी और वो अपने देश को जापान से आज़ाद कराना चाहते थे। इसके लिए वो क्रांतिकारी बन गए। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक दस्ते का गठन किया। ये चीन में भी गए, वहाँ से इन्होंने प्रशिक्षण भी लिया हथियार चलाने का, गुरिल्ला युद्ध करने का, और ये चीन के सैनिकों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध करने लगे। जहाँ भी ये छिप के रहते थे अपने साथियों के साथ, और जहाँ भी चीन के सैनिक मिल जाते थे उस पर ये धावा बोल देते थे, आक्रमण कर देते थे और उनको मार डालते थे। ऐसे कर करके उनका हालांकि जापान की नज़रों में वो खटक रहे थे, लेकिन कोरिया में इनका एक बड़ा नाम धीरे धीरे होने लगा। लोग इनको जानने लगे कि ये एक बहुत ही क्रांतिकारी आदमी है और ये कोरिया को आज़ाद कराएगा। तो लोगों की कहीं कहीं सिंपैथी भी इनके साथ जुड़ती चली गई। अच्छा, उसमें दुनिया में दो देशों का वर्चस्व था, एक तो सोवियत रूस इधर और उधर अमेरिका। तो 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जापान की हार हो गई। तो जापान की हार होने के बाद फिर जापान का नियंत्रण कोरिया से हट गया और कोरिया दो भागों में बट गया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया जो था वो रूस के इन्फ्लुएंस में था, दक्षिण कोरिया जो था वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में था। तो अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में अपना शासक बिठा दिया, जो एक तरह से लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री, यानी जो लोकतंत्र के हिसाब से देश चले, वो देश प्रगति करे। तो अपने हिसाब से उन्होंने वहाँ पे अपना आदमी बिठा दिया जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना। और दक्षिण कोरिया के लिए रूस को एक ऐसे आदमी को ज़रूरत थी जो तेज़ तर्रार भी हो। उत्तर कोरिया के लिए, दक्षिण कोरिया में तो अमेरिका ने अपना वो था डेमोक्रेटिक शासन लगा दिया, प्रधानमंत्री बना दिया अपने आदमी को। और उत्तर कोरिया में रूस वही देख रहा था कि कोई ऐसा आदमी मिले जो लड़ाकू भी हो, यानी सत्ता पे नियंत्रण भी रख सके और जो हमारे काम में भी आए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जापान के खिलाफ ये लड़ रहे थे किम जोंग उन के दादाजी, तो उन्होंने उनको वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया। तो इस तरह से किम इल सुंग उत्तर कोरिया के प्रधानमंत्री पहले बने और फिर वहाँ के वो तानाशाह बन गए। 1994 में इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु होने के बाद इनका बेटा किम जोंग इल वहाँ का शासक और तानाशाह बन गया। अब हम पहुँच गए हैं किम जोंग इल पे। किम जोंग इल यानी अभी जो है तानाशाह किम जोंग उन, उसका पिता। तो उसने औपचारिक रूप से 2 शादियाँ की थी। हालांकि कहा जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कई सारी थी, लेकिन औपचारिक शादी उसने 2 की थी। पहली शादी जो उसने की थी उनका नाम था हाल इन चोंग, और दूसरी शादी जो इन्होंने की थी उनका नाम था किंग योंग सुक। इस तरह से 2 औपचारिक
उनकी शादियां हैं और बाकी गर्लफ्रेंड उनकी कई सारी थी। तो उनकी जो दूसरी शादी हुई थी किम जोंग सुक से, उन्हीं का बेटा है जो अभी तानाशाह है, किम जोंग उन। हालांकि किम जोंग इल के कुल 7 बच्चे माने जाते हैं, यानी तो 2 पत्नियों से और बाकी जो गर्लफ्रेंड भी थी उनसे भी 1 आध बच्चे हैं जो बहुत जानकारी में नहीं है, लेकिन माने जाते हैं कि कुल 7 बच्चे इनके हुए थे। तो अभी जो तानाशाह है किम जोंग उन, वो सगा 3 भाई बहन है, 2 भाई 1 बहन, बाकी जो 4 हैं वो चचेरे हैं। तो एक जो भाई है वो बड़ा है, दूसरे नंबर पे ये है और सबसे छोटी एक बहन है। किम जोंग उन जो है इसको इसके पिता बहुत मानते थे। बचपन में ही इसको पढ़ने के लिए इन्होंने स्विट्ज़रलैंड भेज दिया और इसका नाम बदल दिया, नाम बदल के पूरी नाम बदल दी, पहचान बदल दी, ताकि किसी को पता ना चले कि ये कौन है और कहाँ का है। क्योंकि फिर ये जैसे एक तरह से बड़ा खतरा भी हो गया था दुनिया में भी। दक्षिण कोरिया से भी इसकी लड़ाई बराबर उत्तर कोरिया की चल रही थी, और भी बहुत सारे ऐसे देश थे जैसे अमेरिका वगैरह हैं, जो कि इसका इन्फ्लुएंस रूस से था, ये रूस के निकट था। तो अमेरिका और उसके जो मित्र देश थे वो कहीं न कहीं दुश्मन की नज़र से देखते थे उत्तर कोरिया को। तो खतरा बहुत बड़ा था। तो इस खतरे से बचने के लिए किम जोंग उन को स्विट्ज़रलैंड भेज दिया गया, वहाँ पे उनका नाम बदल दिया गया, वहाँ उसने पढ़ाई लिखाई करी और जो भी शिक्षा दीक्षा चाहिए इसको, ज़रूरी जो शासन करने के लिए हो, वो सारी चीज़ें इसको दिलवाई गई। अच्छा, 2011 में इसके पिता किम जोंग इल की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु होने के बाद इसने खुद को वहाँ का सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया और उत्तर कोरिया की कमान अपने हाथ में ले ली। 2011 के बाद से ही अनवरत इसका शासन चल रहा है। अब इसका शासन कैसा है और इसकी क्रूरता की हदें कैसी कैसी हैं वो आप जानेंगे तो बिल्कुल हैरत अंगेज, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले तो इसने अपने देश को ताकतवर इस तरीके से बनाया कि बाहरी कोई आक्रमण न इसके देश में हो पाए, क्योंकि इसको डर था कि बाहरी कुछ वो अटैक होगा या बाहर से कुछ इन्फ्लुएंस होगा तो हमारी सत्ता आसानी से पलटी जा सकती है। बाकी जनता अगर विद्रोह करती है तो उसके लिए उसने अलग प्लान बनाया। इसने 2 प्लान बनाया, प्लान ए, प्लान बी। प्लान ए में ये था कि बाहर से कोई इस पे वो न कर सके, आक्रमण न कर सके या अंदर सेंध न लगा सके। उसके लिए इसने अपने को बहुत ताकतवर बनाया और इसने सैन्य बजट में बहुत पैसा खर्च किया। इसने परमाणु परीक्षण किए, एक से खतरनाक मिसाइलें बनाई, और यहाँ तक कि वो बैठे बैठे अमेरिका को भी धमकी देता है। ये एकमात्र ऐसा सनकी देश है कि ये अमेरिका को भी तुरंत धमकी देता है कि अमेरिका ने अगर कुछ भी हमारे यहाँ गड़बड़ सड़बड़ करने की कोशिश की, जैसा कि आपको पता ही है कि अमेरिका अपने आप को दादा लगाता है दुनिया में, तो सारे देशों में अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहता है। जहाँ उसकी मनपसंद सरकार नहीं है वहाँ फिर वो टाइम पाए इधर उधर करके और सत्ता परिवर्तन कराता है। तो उससे बचने के लिए इसने उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने, जो तानाशाह है वहाँ का, उसने परमाणु परीक्षण भी कर रखा है, परमाणु मिसाइलें बना रखी हैं। और जब भी कुछ बात हुई तुरंत अमेरिका को धमकाता है कि भैया हमारे मामले में दखल दिए तो सीधे यहाँ से मारेंगे और पूरा अमेरिका को पस्त कर देंगे। अच्छा, अमेरिका भी जानता है कि एक तो सनकी है, एक तो तानाशाह है, ऊपर से सनकी है, पगलैट है और ये कर भी देगा। तो अमेरिका भी बहुत दूर ही रहता है। आप देखते हैं बाकी देशों के बारे में कुछ ना कुछ बोलता रहता है कि ठीक कर देंगे, ये है, ऐसा है, फलाना है, ढिमका है, लेकिन उत्तर कोरिया के बारे में ज़्यादा नहीं बोलता है। जानता है पगलैट है, ज़्यादा वकीयत फिर बैठे, इसको क्या है, साला सनकी है, अपना देश तो ऐसे ख़त्म करके रखा है, इसके यहाँ तो कुछ है नहीं, तो वहाँ पे मारेगा, गदर कर देगा, ख़त्म कर देगा सब कुछ। तो अमेरिका भी बड़ा हिसाब किताब से रहता है। तो इसने, मैं बता रहा था कि 2 प्लान बनाए, प्लान ए कि कैसे वाह्य आक्रमण से बचाना है और प्लान बी लोगों को कैसे कंट्रोल रखना है। लोगों को कंट्रोल रखने के लिए उसने ये सिस्टम बना रखा है कि जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री हैं, देश चलाने के लिए मंत्री परिषद रहता है या राज्य में मुख्यमंत्री रहते हैं, फिर उनके भी मंत्री रहते हैं, तो ये पूरे देश को चलाते हैं। ठीक इसी तरह से एक वर्ग उसने बना रखा है जो उसके एकदम खास हैं, वो पूरी तरह से कंट्रोल रखते हैं। और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो जिसके भी अंडर में जो काम है, अगर उसके एरिया में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो फिर सीधे सीधे समझिए सामत है। अब इस कहानी पे भी चलेंगे, उसके पहले कि ये इतना ताकतवर कैसे हो गया और वहाँ के सत्ता पे इसने कैसे कंट्रोल की। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये शुरू से ही बहुत महत्वाकांक्षी था, और जैसे ही ये सत्ता में आया तो
तो फिर ये एक एक करके जिससे भी इसको खतरा महसूस हुआ उसने उन सबको निपटाना शुरू कर दिया, उन सबको मारना शुरू कर दिया। किसी पे भी कोई भी इल्ज़ाम लगा दिया या कुछ भी कह दिया, चूँकि मेरा वचन ही मेरा शासन वाला हिसाब किताब है वहाँ पे। तो जो जिससे भी इसको लगा कि नहीं इससे खतरा हो सकता है, उसने उनको निपटाना शुरू कर दिया। अब इस कड़ी में इसके सबसे खतरे के रूप में देखा जा रहा था, इसके एक चाचा थे जिनका नाम था जोंग सोंग थेक। तो इसके जो चाचा थे जोंग सोंग थेक, उनका कंट्रोल, उनकी पकड़ बड़ी अच्छी थी धनाढ़ वर्ग में, या जो कंट्रोल करते हैं लोग तो उनमें, या फिर रूस में, तो उनको ये खतरे के रूप में देख रहा था। तो जब इसने देखा कि नहीं ये हमारे लिए आगे चल के हो सकता है खतरा बन जाए, तो इसने आरोप लगाकर उनको सरेआम फांसी दिलवा दी। और जब उनको फांसी दिया गया तो बाकी जितने लोग थे सब लोग सहम गए, सब लोग के अंदर भय व्याप्त हो गया। तो इस तरह इसने सबसे बड़े खतरे को, अपने चाचा को हटा दिया फांसी देकर। दूसरा खतरा थे इसके एक चचेरे भाई किम जोंग नाम, जो इससे बड़े थे और वो भी धीरे धीरे अपने आप को ताकतवर कर रहे थे। तो किम जोंग उन को लगा कि ये किम जोंग नाम जो है ये आगे चल के कहीं ऐसा ना हो कि ये साला हमको हटा दे और अपने गद्दी पे बैठ जाए। तो उसको मारने के लिए इसने एक बड़ा अजीबोगरीब प्लान रचा। हालांकि ये जो कुछ भी अब डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जो खबरें हैं उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसने क्या किया कि एक 3 लड़कियों का ग्रुप बनवाया और उनको बोला कि जैसे एक धारावाहिक में काम होता है ना, तो एक रिहर्सल होता है, उसी तरह का रिहर्सल कराया कि आपको प्रैंक करना है, किसी के भी चेहरे पे क्रीम लगा देना है। तो उन लड़कियों को लगा कि भाई चलो ये धारावाहिक में काम मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। तो उसके पहले ट्रेनिंग के रूप में, रिहर्सल के रूप में उसने कई लोगों को वो क्रीम लगवाया। जैसे कोई जा रहा है, फिर अचानक से वो लड़कियां जाती थी और हाथ में वो क्रीम लिए रहती थी और चेहरे पे लगा देती थी। तो जो अधिकारी थे जो उसको ट्रेंड कर रहे थे, फिर वो उसको उस हिसाब से शाबाशी देते थे, या और जो कमियां थी वो सुधारने के लिए बोलते थे कि नहीं ये ऐसे ही सिंगल से ऐसे ही अच्छा आएगा, ऐसे करना है, तो उनको बताते रहते थे। तो इनका जो बड़ा भाई था चचेरा किम जोंग नाम, तो वो मलेशिया से आ रहा था। मलेशिया एयरपोर्ट पे उन लड़कियों को भेजा गया था, प्लांट किया गया था, और मलेशिया एयरपोर्ट पे ही, वो अभी प्लेन में चढ़ा नहीं था, अभी वहाँ एयरपोर्ट पे ही था, तभी वो लड़कियाँ अचानक से पहुँची और एक लड़की ने क्रीम उसके चेहरे पे मल दिया और वो वहीं गिर गए। उनको उठा के अभी जब तक कुछ सोचा समझा जाता या कहीं ले जाया जाता तब तक उसकी मृत्यु हो गई। बाद में जो जाँच हुई तो पता चला कि जो क्रीम चेहरे पे लगाया गया था उसमें एक बहुत खतरनाक जहर था। वो एक ऐसा जहर था जो बहुत आसानी से मिलने वाला नहीं था, बहुत दुर्लभ था और बहुत त्वरित रिएक्शन देने वाला था कि जैसे ही स्किन के संपर्क में वो आया तो फिर वो सारे नसों को ब्लॉकेज कर देता था, हार्ट को ब्लॉकेज कर देता था, तो तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से निपटा दिया इसने अपने चचेरे भाई को। उसके बाद फिर जो भी अधिकारी इसको खतरे के रूप में इसने देखा कि नहीं इस अधिकारी से खतरा हो सकता है, उन सबको इसने मरवा दिया। किसी को फांसी दे दी, किसी को चौराहे पे गोली से भुनवा दिया, यानी जैसे चाहा वैसे मरवा के, और एक तरह से जो भी दुश्मन थे सबको निपटा दिया और अपना एक छत्र राज्य वहाँ पे स्थापित कर लिया। अब लोगों के जीवन के बारे में बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका वचन ही इसका शासन है, तो जो ये बोल दिया वो कानून है। वहाँ पे ऐसे अजीबोगरीब चीज़ें हैं कि एक अलग स्टाइल में वो अपना बाल रखा है, आप लोग देखे ही होंगे। तो इसने पूरी पब्लिक के लिए 10-12 हेयर स्टाइल इशू कर रखा है, उनकी फ़ोटो वो सर्कुलेट करवा रखा है कि सिर्फ इसी स्टाइल में आप बाल कटवा सकते हैं। अच्छा, इसकी सनक की हद ये है कि ये एक बार भाषण दे रहा था, इसके सारे अधिकारी बैठे हुए थे, एक अधिकारी को अचानक से थोड़ी सी झपकी आ गई। भाई नेचुरल है, मान लीजिए शरीर ही है, तो वो सुन रहा था भाषण वो अधिकारी, तो उसको झपकी आ गई। तो उसको झपकी आ गई तो तुरंत ही किम जोंग उन ने उसको वहाँ से उठवाया, अपना भाषण वहाँ से उठवा के हटवा दिया। पहले तो भाषण ख़त्म हुआ, अपना भाषण ख़त्म करने के बाद चौराहे पे उसको फांसी दे दी। सोचिए कितना बड़ा क्रूर और जल्लाद आदमी है ये, कि सिर्फ एक झपकी आने के लिए, और वो उसका उच्च अधिकारी था, सेना का बहुत बड़ा, ये नहीं कि कोई छोटा मोटा कर्मचारी नहीं, सेना का एक बहुत उच्च अधिकारी था।
उसको इसने सरेआम सरे चौराहे फांसी दे दी। अब बात कर रहे हैं कि कैसा है लोगों का जीवन। सोचिए, जो ऐसा क्रूर और सनकी तानाशाह है तो वहाँ के लोगों का जीवन कैसा होगा। इसने अजीबोगरीब तुगलकी फरमान जारी कर रखी है। ये हेयर स्टाइल रखता है, खूब स्टाइल में अपने तो रहता ही है, एक इसका अलग हेयर स्टाइल है, आप लोगों ने देखा ही होगा। इसने 10-12 चुनिंदा हेयर स्टाइल जनता के लिए इशू कर रखे हैं कि आपको इसी स्टाइल में बाल कटवाना है। अच्छा, उसके मिलता जुलता नहीं, उसके जैसा नहीं, उसके जैसा कोई कर दिया तो साला बाल नहीं रहेगा, गर्दने से उड़वा देगा। एक 12 इसने 10-12 वो इशू कर रखा है कि नहीं, ये है सेलेक्टेड, इसी तरीके से बाल आपको कटवाना है। अगर उससे इतर किसी ने बाल कटवा दिया तो भाई साहब फिर उसकी गर्दन कट जाएगी। बाल तो छोड़ ही दीजिए, गर्दन कटवा देगा। अच्छा, जो भी लोग हैं वहाँ पे, उन सबके घर में इसका, इसके पिता का, इसके दादा का, तीनों लोगों की तस्वीर टंगी होनी चाहिए। नहीं 3 तो 2 का तो कंपलसरी है। अगर 2 का नहीं रहा तो फिर नहीं रह पाएंगे आप, फिर ख़त्म है आपकी कहानी। और जो 2 तस्वीर टंगी होनी चाहिए वो सबसे ऊपर। आपने अगर घड़ी लगा रखी है और पता चला उस तस्वीर से ऊपर घड़ी है ना, ये ना चल वो। उस तस्वीर से ऊपर घड़ी भी नहीं, कुछ भी नहीं, यानी सबसे ऊपर। अगर उससे ऊपर कुछ भी हो गया तो ये माना जाएगा कि आप उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। वो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हर चौराहे पे उसकी लगी हुई है। आप गुजर रहे हैं, प्रतिमाएं आई तो झुक के एकदम बिल्कुल अदब से वो करिए, सलाम करिए। इसके पिता की जब मृत्यु हुई थी, हालांकि बॉडी अभी भी ये रख रखा है, तो इसने 10-12 दिन का राजकीय शोक रखा था। उस पीरियड में सबको शोक मनाना है। मतलब कहीं कोई सेलिब्रेशन, किसी के घर बच्चा पैदा हो गया आप खुशी नहीं मना सकते, शादी नहीं कर सकते, किसी का बर्थडे है बर्थडे नहीं कर सकते, कोई मर गया तो दाह संस्कार नहीं कर सकते। बॉडी रखे रही है, सड़ रही है, गल रही है, कोई मतलब नहीं, आप दाह संस्कार कुछ भी नहीं, नथिंग। बस धीरे से बनाइए, खाइए। वो आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए किसी तरह की, ये भी नहीं कि किसी तरह की आवाज़ आए, मतलब लगे कि दुख में है। अगर किसी तरह से कोई खबर आ गई कि नहीं कुछ इससे इतर आपने किया तो फिर आपका मरना निश्चित है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 लोगों का फ़ोटो सबके घर में होना चाहिए और उसको रोज़ सुबह उठ के आपको झुक के प्रणाम करना है, सलाम करना है, नमस्कार करना है, जो भी वहाँ के भाषा में होता हो वो आपको करना है। यानी किसी भी तरह की बेअदबी नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी बेअदबी हुई तो आप गए। अच्छा, इससे संबंधित एक घटना बहुत हाईलाइट हुई थी। हाईलाइट का मतलब खबरें तो आती नहीं है, जो भाग के गया वही बताया है, लेकिन उस खबर की बड़ी चर्चा, लोग बहुत इस खबर को सर्कुलेट किए थे, सुने थे और दांतों तले उंगली दबा लिए थे। हुआ ये कि एक घर था, परिवार था, घर था उसमें, तो वहाँ परिवार वाले सब कहीं गए थे फंक्शन में, सिर्फ एक महिला थी और उसका एक छोटा सा बच्चा था, मुश्किल से 3-4 महीने का। तो वो घर में आग, वो सोई हुए थे, बच्चा और वो औरत सोई हुई थी। अचानक से उस घर में आग लग गई। जब इसकी नींद खुली, यानी जब हीट आया, पहले अगल बगल लगा, जब हीट हुई तो देखा इसने चारों तरफ एकदम बहुत तेज मकान में आग लग गई है। अब ये देखिए एकदम बिल्कुल घबरा गई और अपने दुधमुहे बच्चे को लेके वहाँ से भाग गई उसकी जान बचाने के लिए। अच्छा, ये तो भाग गई, लेकिन जो तस्वीर लगी हुई थी वो तस्वीर जल गई। अब सोचिए, वो तस्वीर जल गई, उसने उस दुधमुहे बच्चे को और माँ को, दोनों को जेल में डलवा दिया। यानी आप बच्चे को नहीं, पहले फ़ोटो बचाइए, बच्चा जल जाए, मर जाए तो मर जाए, फ़ोटो नहीं जलनी चाहिए। तो सोचिए, सिर्फ एक फ़ोटो के लिए इसने उस महिला और उसके बच्चे को जेल में डाल दिया। अच्छा, एक और अजीबोगरीब वहाँ पे कानून है कि आप अगर कोई गलती करते हैं तो सिर्फ आप नहीं, आपका पूरा परिवार उसका दंड भुगतेगा। यानी दादा ने गलती कर दी है तो पोते को भी भुगतना है, पोते ने कोई जुर्म किया है तो दादा को भी सज़ा भुगतना है। यानी पूरे परिवार को, एक आदमी ने अगर कोई गलती कर दी तो पूरे परिवार को सज़ा भुगतना है। इस तरह की तो इसकी हरकतें हैं। अब वहाँ के लोगों का जो जीवन है वो बहुत दयनीय है। एक तो पूरी दुनिया ने सेंसन लगा रखे हैं, तो इसकी हालत ख़राब हो रखी है, आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ है उत्तर कोरिया की। वहीं बगल में दक्षिण कोरिया है जो इसका पड़ोसी है, वो संपन्न है, लेकिन इन दोनों के बीच भी एकदम वार की स्थिति है। जैसे अपने यहाँ भारत पाकिस्तान की है, उसी तरह से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की स्थिति है कि दोनों एक दूसरे को कट्टर दुश्मन मानते हैं। दक्षिण कोरिया का तो खैर उत्तर कोरिया में कोई आ ही नहीं सकता है और उत्तर कोरिया का कोई जा नहीं पाता है। हालांकि कोई जाए तो बहुत खुले दिल से वे स्वीकार करते हैं। वो मानते हैं कि ये हमारे ही भाई बहन हैं जो इस पगलैट के अब
वजह से दुर्दशा भोग रहे हैं, लेकिन आप भाग नहीं सकते। वहाँ की ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि तीनों तरफ से समुद्र है। आप कैसे भागेंगे? या तो आप पानी की तरफ से भागिए, तो समुद्र में भी आप कैसे भागेंगे? कोई नौका वौका बना लीजिए, बोट वोट बने तो भागेंगे। तो इसका जो दस्ता है वो वहाँ मंडराता रहता है, घूमता रहता है। तो जैसे ही आप गए तुरंत गोली मार दी जाती है, तुरंत गोली मार दी जाती है। तो आप वहाँ से भाग नहीं पाएंगे। और एक तरफ है तो वो दक्षिण कोरिया का बॉर्डर है, वहाँ पे उधर की भी सेनाएं हैं, इधर की भी सेनाएं हैं, तो वहाँ से आप नहीं भाग सकते। एक आदमी वहाँ से भागने की कोशिश किया था और बहुत प्लान किया था कई महीनों। तो प्लान करके किसी तरह से वो गाड़ी लेके भागा और इसकी सेना उसको दौड़ा ली और लगी गोली चलाने। किस्मत उसकी ठीक थी, उसको सब मारे, लाकर लांचर से उड़ाए उसकी गाड़ी को, लेकिन वो जाके बिल्कुल बॉर्डर के पास गिर गया। मतलब एकदम बॉर्डर पे, उधर जो सीमा थी दक्षिण कोरिया की, वहाँ पे वो पहुँच गया। तो फिर वहाँ के सैनिक तुरंत आ गए, उसको लेके चले गए, मतलब बच गया वो। तो उसने ये सारी कहानी दुनिया को बताई। तो इस तरह का है वहाँ का शासन। जल्दी ही मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।